जी, आज हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स शुरू करने हैं। आर्किटेक्चर का हमारा टॉपिक खत्म हो गया और ये शुरू में आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा था कि आर्किटेक्चर और डिजाइन के अंदर क्या फर्क है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है। तो हम शुरू कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन यू है या प्री वर्ड्स थोड़े से कि बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले। अगर आपने एक क्वालिटी एप्लीकेशन बनानी है तो वो फिर मुश्किल काम है। छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है या जस्ट ऐसे ही सॉफ्टवेयर बनाना है तो ठीक है, कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को एक क्वालिटी एप्लीकेशन कंसिडर किया जाए तो फिर ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अमंग देम आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। और ये जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें से दो काम है, एक आर्किटेक्चर बनाना और दूसरा डिजाइन बनाना। ठीक है जी, डिजाइन और आर्किटेक्चर जो है वो हम देख चुके हैं क्या चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है ताकि एक दफा रिकॉल हो जाए। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन that matches business and technical requirements. They are traits such as security, flexibility, scalability और reusability. इसे थोड़ा सा आइडिया हुआ इस लाइन से कि आर्किटेक्चर किन चीजों पे फोकस करता है, ये जो मैंने हाईलाइट की। यस जी सर। सर। तो इसका मतलब कि कदरे जो नॉन फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो हम ओवरऑल जो एप्लीकेशन है उसके आर्किटेक्चर के अंदर ये चीजें डील करते हैं। ठीक है, या उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ डिजाइन प्लान दैट एक्सप्लोर्स द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेक अप अ सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से सॉफ्टवेयर बनता है, ये डिजाइन इस पे फोकस करता है, जिनको आप कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स या उसके पार्ट्स कह सकते हैं। तो इस एलिमेंट से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स जो हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स जो हैं वो डेफिनेटली उसके फीचर्स हैं, और फीचर जो हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो आर्किटेक्चर जो है उसका जो झुकाव है या उसका जो ट्रेंड है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ है, जबकि डिजाइन जो है उसका उसकी इम्प्लीमेंटेशन कदरे जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ है। ठीक है सर जी। नॉन फंक्शनल किसके लिए? जी, अभी आपने क्या बताया फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का? मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिजाइन में थोड़ा सा हम डिफाइन कर रहे थे चीजों को। तो आर्किटेक्चर जो है सॉफ्टवेयर का, उसका जो ट्रेंड है या उसका झुकाव वो नॉन फंक्शनल फीचर्स की तरफ है, जैसे कि हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, जबकि जो डिजाइन है, डिजाइन उसके एलिमेंट्स, जो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके सिस्टम बनता है, ये उसको ज्यादातर फोकस करता है, यानी कि उसकी इंटरनल डिटेल। ठीक है, हमने देखा था कि ओवरऑल अगर तमाम सिस्टम हम डिजाइन कर लें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, जिसमें तमाम उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हों, उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हों, सिस्टम किससे मिलकर बनना है, उसके अंदर राउटर सर्वर सारी चीजें हम उसको दिखा दें, तो ये सारा कुछ जो है ये आर्किटेक्चर है। जबकि हम किसी एक कंपोनेंट को पकड़ के उसकी डिटेल डेप्थ, उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ अगर जाएं, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें, तो वो डिजाइन हम कह सकते हैं उसको। और डेफिनेटली किसी कंपोनेंट की इंटरनल डिटेल जो है वो उसके फीचर्स हैं। कंपोनेंट या मॉड्यूल जो है वो सॉफ्ट फॉर्मेट की तरफ हम डिस्कस करते हैं कि वो सॉफ्ट पार्ट है एप्लीकेशन का। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे अटेंडेंस सिस्टम है, या फी सबमिशन सिस्टम है, या रिजल्ट जनरेशन एग्जाम सिस्टम है, ये सारे सॉफ्ट पार्ट हैं, ये मॉड्यूल हैं। और इनकी डिटेल क्या है? इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन, कि इसके अंदर क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस, वेरिएबल क्या हैं, वो कहानी अगर हम डिफाइन करना शुरू कर दें ग्राफिकली, तो ये चीज डिजाइन है। ठीक है जी। अब मसला ये है कि ये क्वालिटी डिजाइन बनाया कैसे जाए? क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस, को प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करें कि एक अच्छा डिजाइन क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि एक आर्किटेक्चर जो है वो कैसा होता है, उसके डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। तो डिजाइन की क्वालिटी क्या है? हम एक अगर डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि ये डिजाइन अच्छा है? तो उसके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, एक मॉडल, उसका नाम है सॉलिड। सॉलिड मॉडल, SOLID, ये एब्रीवेशन है बेसिकली। ठीक है जी। ये रॉबर्ट सी मार्टन इसका ऑथर है, या इसका जिसने इसको परसीव किया, उसने बेसिकली ये सॉलिड मॉडल जो है ये प्रेजेंट किया है। ठीक है जी। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको डिजाइन बनाने में हेल्प आउट करते हैं कि एक डिजाइन अच्छा कैसा हो सकता है, या
जब आपने एक अच्छा डिजाइन बनाना हो तो आप किन चीजों को ध्यान में रखेंगे? सॉलिड में क्या चीजें हैं जी? सबसे पहले एस से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ से ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल से रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई से इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और डी से डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनके फर्स्ट लेटर से मिलके ये सॉलिड जो एब्रीविएशन है ये बनी है। अभी हम देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं। पहला एस सॉलिड का क्या कहता है जी? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में SRP, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, फंक्शन, क्लासेस और मॉड्यूल्स शुड फोकस ऑन वन यूनिक टास्क। क्या समझ आई जी इससे किसी को? सर उसका एक ही काम एक होगा, मतलब एक ही फंक्शन, एक ही मतलब एक ही जिम्मेदारी होगी, उसे वो पूरी करनी होती है जी, ये एस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये स्टेट करता है, ये बताता है या ये सजेस्ट करता है कि जो भी आप फंक्शन, क्लास को मॉड्यूल बनाएं उसका एक टास्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, वो क्लास को 17 किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर 17 रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं आपने तो कोशिश करें फिर 17 क्लासेस बना लें, 17 फंक्शन बना लें, एक क्लास के अंदर सारी खिचड़ी ना बनाए। ठीक हो गया? इसका मतलब कि जो भी आपने प्रोड्यूस करना, मिसाल के तौर पे आपने एक क्लास बनाई है, उसका ऑब्वियसली आप कोई नाम रखते हैं, या फंक्शन बनाते हैं उसका नाम रखते हैं, तो फंक्शन या क्लास का नाम आप ऐसे उठा के नहीं रखते। डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। वो लॉजिक ये होती है कि वो क्लास इंप्लीमेंट क्या कर रही है, वो क्लास का जो कोड है वो क्या बना रहा है, वो डेवलप क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने एक स्क्वायर रूट का कैलकुलेट फॉर एग्जांपल या क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने इंप्लीमेंट करना है या रिजल्ट कार्ड जनरेट करना है, तो क्लास का नाम रिजल्ट कार्ड होगा। ठीक हो गया जी? और इससे मुझे देख के आइडिया हो जाएगा कि ये क्लास जो है ये रिजल्ट कार्ड जनरेट करके देती है या उसकी कैलकुलेशन करती है। ठीक है? या एक मैंने फंक्शन बनाया है जो कि जीपीए उसका नाम है और वो जीपीए कैलकुलेट करके देता है। एक दूसरा फंक्शन है जो कि सीजीपीए कैलकुलेट करके देता है। तो ये तमाम तीनों चीजों का ताल्लुक जो है वो रिजल्ट से है। तो अगर मैं क्या करूं कि रिजल्ट सारा कुछ, सीजीपीए, परसेंटेज, ग्रेड्स, जीपीए, सीजीपीए, सारा कुछ मैं एक ही क्लास के अंदर कैलकुलेट करना शुरू कर दूं तो फिर काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मुझे ये 4-5 डिफरेंट काम करने हैं तो मैं कोशिश कर दूं कि मैं या तो अलग क्लासेस, फंक्शन या मॉड्यूल जो भी मैंने बनाने हैं वो सेपरेट सेपरेट बनाऊं, ताकि कल को मुझे उनको बनाना, इंप्लीमेंट करना, टेस्ट करना या रीयूजेबिलिटी आसान हो जाएगी। कोई भी मेरा उससे काम हो तो मेरे लिए आसानी हो जाए। मैं फिर पागलों की तरह अपनी चीज रिक्वायर्ड जो है ढूंढता ना फिरूं कि यार वो मैंने यस कहाँ सर। लिखी थी। जब सर मुझे मुझे पता होगा, डिबगिंग और मेंटेनेबिलिटी अगर सॉफ्टवेयर की करनी हो तो हमारी इजी हो जाती है सर, सेपरेट अगर हम लोग दोबारा जी ढूंढना बिल्कुल, नहीं पड़ता। बिल्कुल ऑब्वियसली जी ऐसे ही है कि जब चीज़ों को मैनेज करके रखेंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो कीमती टाइम वो वेस्ट नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है जी सॉलिड का? एस और उसके बाद ओ, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी डिजाइन्ड विद द एप्लीकेशन ग्रोथ न्यू कोड इन माइंड, बी ओपन टू एक्सटेंशन। अब ये ओपन क्लोज दो नाम है इसके अंदर। तो ओपन क्या चीज रखनी है? मॉडिफिकेशंस का जो है एस्पेक्ट, कि जो चीजें हैं वो ग्रो करती रहें, मॉडिफाई होते रहें, एक से बेहतर होती रहें। कि एक फॉर एग्जांपल आपने एक चीज बना ली, कोई मिसाल के तौर पे कोई क्लास या ऐसा कोई मॉड्यूल जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो एक फंक्शन डेफिनेटली जो आप मॉड्यूल बनाया वो उसने जो भी टास्क देना था, जो भी उसने आउटपुट देनी थी दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि जनाब आपने इसको मजीद से मजीद बेहतर करना है। ये आपने ओपन, ये इसका ओपन क्लोज का ये ओपन पार्ट है। तो जब भी आप कोई चीज बनाने लगे तो ये ध्यान में रखें कि आपने इसको मजीद मॉडिफाई करते रहना है, इसको बेहतर बनाते रहना है, ठीक है, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हर चीज में होती है। बट द एप्लीकेशन ग्रोथ शुड रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ चेंजेस। लेकिन जब आप चीजों को मॉडिफाई करेंगे, ग्रो करेंगे, एक एक आपने मॉड्यूल बना लिया, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ताकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है मजीद बेहतर हो जाए, तो वो जो चेंजेस हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो मिनिमम से मिनिमम हो, कम से कम हो। क्लोज का मतलब ये है रिड्यूस्ड, सर ताकि ज्यादा चेंजेस के नतीजे में सर ये ना हो कि जो आप ऑब्जेक्टिव हासिल करने जा रहे थे वो पहले से भी ऑब्जेक्टिव जो है वो फौत हो जाए आपका। यानी कि सिस्टम आपने बेहतर करना था, आपने इतनी चेंजेस कर ली कि जनाब वो सारा मॉड्यूल ही बैठ गया, उसके सर सारे लेकिन फंक्शन ये भी तो खराब हो गए। बात फिर एक ही बात हो जाएगी ना ओपन क्लोज में, कि दोनों में मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं, अपने उसको बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। तो सर इसमें डिफरेंस क्या होगा ओपन और क्लोज एस्पेक्ट्स आपने में?
जो मॉडिफिकेशन करने का या अपग्रेड करने का जो रास्ता है उसको आपने ओपन रखना है, और जो चेंजेस करने का जो है ना रास्ता, उसको आपने क्लोज रखना है। इसका मतलब ये है सही है। आपने अपग्रेड करना है, उसको गुंजाइश रखनी है कि अपग्रेड होता रहे, लेकिन अपग्रेड करने के लिए आपने चेंजेस कम से कम करनी है, उनको आपने रिड्यूस रखना है। ठीक है, क्योंकि जब मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो आप फीचर्स को छेड़ेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सर फॉर छेड़ेंगे। ठीक है, जब सर छेड़ेंगे फॉर तो एग्जांपल जी सर फॉर एग्जांपल हमने कोड लिखा है, तो हम ये रखेंगे कि हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है तो उसमें हमारी चेंजेस कम हो, लेकिन अगर हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम मल्टीपल फंक्शंस और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस है उनमें चेंजेस कम हो। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा अली आपने। लेकिन मसला ये भी है कि जब आप चेंजेस करें किसी भी चेंज, ये दूसरा जो क्लोज वाला पार्ट है कि आप ठीक है चेंजेस करेंगे डेफिनेटली, जब आपने एक चीज को अपग्रेड करना है, उसको मॉडिफाई करना है या एनहांस करना है, तो चेंजेस तो होंगी, लेकिन यस सर। ये फिर इंटेलिजेंट जो है वो डिजाइनर वो है जो चेंजेस कम से कम करे, कम से कम मॉडिफिकेशंस के नतीजे में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर या डेवलपर होगा या डिजाइनर होगा। ठीक है जी। तीसरा, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that we should be able to replace a class in a program with another class as long as both classes implement the same interface. After replacing the class, no other changes should be required and the program should continue to work as it did originally. आपके पास मिसाल के तौर पे कोई दो क्लासेस मौजूद हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, आपके सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर कोई डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, या दो क्लासेस एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप एक क्लास को उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन डिलीट करने से पहले क्या ध्यान में रखेंगे? सर ये ध्यान में रखेंगे कि वो काम जो है वो पहले जैसा ही करे, ऐसा ना हो कोई और कुछ और ही हो जाए। आपने ऑब्वियसली दो क्लासेस जब बनाई थी तो कुछ सोच के बनाई होंगी, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, लेकिन आपको बाद में आइडिया होगा कि नहीं यार, ये लग रहा है कि मैं जो क्लासेस ए बनाई थी और बी बनाई थी, ये दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो लिहाजा मैं ऐसा ना करूं बी क्लास को उड़ा दूं, डिलीट कर दूं। ठीक है, आप कर दें, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि बी क्लास को डिलीट करने से पहले के बाद क्या वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आप रिक्वायर्ड कर रहे थे, जो आपकी डिमांड थी। ऐसा ना हो कि बज़ाहिर आपको लग रहा हो कि दोनों डुप्लीकेशंस हो रही हैं, दो क्लासेस डुप्लीकेट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं और आप एक उड़ा दें, और उसके नतीजे में कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएं, या एरर आना शुरू हो जाएं, या आउटपुट जो है वो गलत आना शुरू हो जाए जिसका आपको आइडिया ही ना हो। तो ये आपने सही है इंश्योर सर। करना है कि डुप्लीकेशन को खत्म करें कोड के अंदर, लेकिन डुप्लीकेशन के नतीजे में जो उसकी क्वालिटी है एप्लीकेशन की वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए। SOLI, आई से बनता है जी सॉलिड का जो आई है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी शुड स्प्लिट इंटरफेसेस व्हिच आर वेरी लार्ज, यानी कि जिसको हम जनरल पर्पस इंटरफेस भी कहते हैं, इनटू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक वंस, for example many client specific interfaces, so that clients will only have to know about the methods that are of interest to them. इस कहानी का कोई आइडिया हुआ क्या है? फिर मैं बताता हूँ। सर इसका मतलब ये है कि हमें क्लाइंट को फोर्स नहीं करना कि अगर जो इंटरफेस वो यूज नहीं करता हम उसे कहें कि यार ये वाला इंटरफेस यूज करो, जो जिस इंटरफेस के साथ वो इजीनेस फील करता है हमें उस जैसा इंटरफेस जो है उसे यूज करवाना चाहिए या उसमें बनाना। कोई और बंदा भी बताए जिसको इसकी समझ आई। सर इसमें मतलब कि हम लोग स्मॉलर पीसेस में अपने इंटरफेस को डिवाइड करें, यानी सॉफ्टवेयर के तो सर इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम लोग सिर्फ वही डाटा को उसके इंटरफेस में यूज़र के रखें जो कि उसके यूज़ में है, और उसको यानी कि जो स्पेसिफिक बने जो जनरल पर्पस के, मतलब हम लोग जनरल से स्पेसिफिक में, जनरल में तो उसके सारे सॉफ्टवेयर के आ जाएंगे ना जितना मतलब उसका उसके जेन्युइन रीजन जो उसकी जेन्युइन नीड जेन्युइन होगी, रीजन नहीं, यानी जो नीड उसकी उसकी। स्पेसिफिक सर नीड जो है उसकी यूजर की। एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी सर वो उसको शो करनी चाहिए। सर फॉर एग्जांपल सर एक स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि नहीं तुम बाहर गार्डन में बैठ के पढ़ो,
और एक स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने गार्डन में बैठ के पढ़ना है, लेकिन उसे कहा जाता है कि नहीं तुम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। तो सर हमारे ये वाली सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दो। सर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ये होगी कि अगर एक यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, तो अगर स्टूडेंट्स को भी टीचर्स वाला पोर्टल शो उस पर एक्सेस दी जाए, तो वो उसके लिए एक अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर नहीं ना होगा कि स्टूडेंट्स भी टीचर्स वाले पोर्टल पे एक्सेस कर रहे हैं, उनकी सर सैलरीज वगैरह। सर इस तरह का जो सिस्टम्स होगा ये सर अच्छा फॉर सिस्टम एग्जांपल सर जो स्टूडेंट्स हैं, हम फॉर एग्जांपल अभी जूम यूज कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि जूम हमारे लिए अच्छा है, हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं या ऐसा इंटरफेस हमें चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि नहीं आप वो माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज करें। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं जो सर आपका वो क्लाइंट है अब मैं उसका बताता देखना हूँ। चाहिए कि वो किसके साथ इजीनेस फील कर रहा है, किसमें उसको इंटरेस्ट है, किस इंटरफेस सर के साथ। यानी कि जितना क्लाइंट की नीड है सिर्फ उसे उतना ही बताना चाहिए। हाँ यस सर। क्यों सर जिस तरह जिया? वही जो हाँ बिहा। सर बेसिकली सर इधर तो मुझे यही समझ आ रही है सेग्रीगेशन के बात से कि स्प्लिट करना है हमने बेसिकली इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड, मतलब जिस डिवाइड तरह कर। ईआरपी का सर हमारा पोर्टल है, तो वही जो वाली बात सही एग्जांपल दे रहे थे कि उसमें सर हमारे पास मतलब इतने ज्यादा मॉड्यूल हैं, टीचर्स का भी मॉड्यूल है और उसका भी, तो सर वो हमारे पास ऑप्शन तो वो जनरल एक पर्पज है, लेकिन अगर हमारा स्पेसिफिक यूजर जो है, जिस तरह स्टूडेंट है या टीचर है, तो सर उसके लिए जो उसको स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए उसको सिर्फ वही शो करवाया जाए, अदर देन कि उसको पूरा इंटरफेस पीछे डेटाबेस का दिखाया जाए कि इसमें ये है ये सारा कुछ। तो सर उसके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना भी मुश्किल होगा, उसके लिए टाइम उसमें से ढूंढना और वो सारा कुछ, तो उसके लिए इंटरफेस इतना हार्ड हो जाएगा कि वो उसको यूज करना उसके लिए यस सर। मुश्किल हो। हाँ काशान। सर सर एक सेटिंग एप्लीकेशन हमारी सेटिंग जो टूल्स की होती हैं, उसमें उन्होंने सारी एप्लीकेशन जो है ना जो कहते हैं ऊपर दे देते हैं जनरल सेटिंग। तो फिर जो स्पेसिफिक कोई चीज़ के लिए या कोई भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई चीज़ के लिए आपको अंदर कुछ जाना पड़ता है, तो जनरल ऑप्शन होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, सारी नहीं आ जाती कि सारी फंक्शनलिटी आपको सामने यूजर को दिखा दो, ऐसे नहीं है। तो जनरल जनरल चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जो मोस्ट चीज़ें हैं वो इस तरह। और जो स्पेसिफिक चीज़ है ना वो आपको फिर अंदर ऑफिस में जाके ले जा कुछ ऐसा करना है अंदर जाके। अच्छा काशान की आवाज जो है मुझे कम आई है, उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा इसको, क्या काशान ने क्या कहा है। तो मोस्टली लोगों ने सही कहा है वैसे, जो मैंने रीड किया है ये पैराग्राफ, उसमें से मैंने हाईलाइट भी किया था अभी कि एक्चुअल इसका क्रक्स या इसका असल ये है कि हमने कोशिश करनी कि आपको पता है कि जैसे एक डेटाबेस है, जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ही एग्जांपल ले लें कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जैसे यूनिवर्सिटी का या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर तो 1700 चीजें होती हैं कि फ्रांस का डाटा भी उसके अंदर है, एचआर का भी है, स्टूडेंट्स का भी है, टीचर का भी है, सिक्योरिटी वालों का भी है, टॉप मैनेजमेंट का भी डाटा उसके अंदर होगा। तो ये सारा डाटा जो है वो किसी एक इंटरफेस पे तो शो नहीं किया जा सकता, या एक ऐसा जनरल पर्पज। अब सबसे अच्छी बात तो ये है या आसान काम ये है कि आप एक जनरल सा इंटरफेस ऐसा बना लें जिसके अंदर सारी चीजें शो हो रही हों, सबके काम एक ही इंटरफेस से चल जाए। लेकिन मसला ये है कि तमाम डाटा जो है वो हर बंदे को हर किस्म का डाटा शो नहीं किया जा सकता। मैं बार बार एग्जांपल देता रहता हूं कि जनाब एचआर वालों को स्टूडेंट के नंबर शो करने की कोई जरूरत नहीं है, या टीचर को फाइनेंस का डाटा शो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सॉफ्टवेयर बनाने वाला उसका डिजाइनर जो है वो इस तरीके से आर्किटेक्चर या उसका जो फ्रंट एंड है डिजाइन कर दे कि तमाम डाटा ही उसके अंदर शो हो रहा हो ताकि एक ही इंटरफेस पे तमाम लोग काम कर लें, तो ये चलो आसानी तो हो गई, लेकिन सिक्योरिटी ना रही। फिर इसमें डाटा जो है इनसिक्योर हो गया कि हर बंदा हर किस्म का डाटा देख रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे इंटरफेस को स्प्लिट अप कर देना है। ठीक है, स्प्लिट अप किस में करेंगे? अब स्प्लिट अप जैसे अभी मुझे थोड़ी सेंस लगी थी किसी की डेफिनेशन से, ना स्प्लिट अप आपने ऐसे नहीं करना कि जैसे आपने एक फॉर्म फिल करना है, आपको पता नहीं जैसे आप समटाइम किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं जैसे एचईसी की वेबसाइट पे या कहीं और वहां पे डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपका डाटा लिया जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो देने के बाद आप नेक्स्ट या सबमिट बटन दबाते हैं, फिर दूसरा पेज आ जाता है, वहाँ पे आप अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर तीसरा पेज आ जाता है जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं, चौथे पे आप अपना रिसर्च का देते हैं। इस तरह करते करते आप कुछ 4-5 स्टेप से गुजरने के बाद अपना जो फाइनल आपकी प्रोफाइल है वो बनती है। अब उन्होंने क्या किया कि सारा डाटा एक ही पेज पे देने के बजाय उन्होंने 3-4 स्टेप्स के अंदर स्प्लिट अप कर दिया। ठीक है, अब ये भी स्प्लिट अप है
लेकिन जो इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है वो जो अभी मैंने पहले बयान किया आपको कि तमाम जो डाटा है, तमाम तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही इंटरफेस के अंदर आपने नहीं देनी, आपने उसका जो यूजर है या एंड यूजर है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को प्रेजेंट करना है। कि एचआर वाला बंदा जो है उसको सिर्फ एचआर का डाटा ही नजर आना चाहिए, फ्रांस वाले को फ्रांस का, और स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट का डाटा नजर आना चाहिए। अब अगर आप ऐसा इंटरफेस बना दें जहां पे सारा ही डाटा शो हो रहा हो तो कोई भी स्टूडेंट उठ के अपने मार्क्स जो चेंज कर लेगा। ठीक हो गया जी। ये था जी इसका स्प्लिट अप का या इंटरफेस सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल या उसकी इंस्ट्रक्शन के ये इसका मतलब क्या है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यस सर, आ गया। यस सर। अब स्प्लिट अप की मैंने 2 एग्जांपल दी हैं, दोनों ही स्प्लिट अप की एग्जांपल ही हैं, लेकिन जो बाद वाली मैंने दी है डाटा की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेलिवेंस के हिसाब से, वो एक्चुअली इसका पर्पस है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, सॉलिड का आखिरी पॉइंट या डी, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एंटिटीज शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस इंटरफेसेस एज अपोज्ड टू डिपेंड ऑन कंक्रीशन। मसला ये है कि आपको पता है कि जब हम चीजें डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं तो उनकी रेलिवेंस बहुत जरूरी है, आपस में उनका रिलेशन। मिसाल के तौर पे अब डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट फंक्शंस को आपस में कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, वेरिएबल्स, फंक्शंस, मेथड बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उनकी आपस में कोई रेलिवेंसी होनी चाहिए, उनकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पे। क्या ख्याल है, होती है कि नहीं होती? होती है सर। जैसे हम लोग कोई प्राइवेट का नाम का अपना वो यूज करते हैं रिजर्वर, और वहां से हम उसको सिर्फ उस क्लास की हद तक रहने देते हैं। जो डिपेंडेंसी है वो अपने इंश्योर करनी है कि एक मॉड्यूल आपने बनाया, मिसाल के तौर पे फीस का, फीस सबमिशन का या फी प्रोसेसिंग का, तो उसके अंदर जितने भी आप क्लासेस फंक्शन मॉड्यूल्स बना रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, वो एक दूसरे पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो इंश्योर करनी है कि वो है, क्या वो रेलिवेंसी बनती है उन दूसरे की, और जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए। ये हमने देखा था शायद कहीं हमने कपलिंग और कोहेजन पढ़ी थी। नो सर। अच्छा, ये शायद टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, ये आपके सीनियर्स को जब मैंने एसडीए पढ़ाया था तो उनको ये पढ़ाया था, और क्योंकि इस दफ़ा आपकी आउटलाइन चेंज है तो इसलिए वो उसमें नहीं है ये कॉन्सेप्ट। तो मसला ये है जो कंपोनेंट्स की आपस में डिपेंडेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए, कि एक कंपोनेंट मिसाल के तौर पर फीस का है और दूसरा रजिस्ट्रेशन का है या एग्जाम का है, उन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, ताकि एक तो इस बात की कंपोनेंट, समझ नहीं आ रही। दोबारा सुन लो, आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, ठीक है, और उन कंपोनेंट के नाम है फॉर एग्जांपल जैसे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन एक कंपोनेंट है, फी सबमिशन दूसरा कंपोनेंट है, एग्जाम तीसरा कंपोनेंट है। ठीक हो गया जी। अब ये तीनों कंपोनेंट मिलके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे, ऐसे ही है जी। जी। तो मैंने ये कहा कि इन कंपोनेंट्स की आपस पे डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। डिपेंडेंसी का मतलब कि ये ना हो कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये चलेगा तो फलां चलेगा, या वो नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगा, ये है डिपेंडेंसी, ठीक है। सर जबकि कंपोनेंट्स सर मेन जो प्रोडक्ट होगी, जी जी सर मेन जो प्रोडक्ट होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अली अभी अच्छा मेरे पॉइंट देन से पॉइंट ही निकल गया, मैं क्या कहने लगा था। एक्चुअली होता यह है कि आपको पता कि जो डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि एक कंपोनेंट आपने बनाया, कंपोनेंट हम उस पार्ट को कहते हैं सॉफ्टवेयर के, उस पार्ट को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एक सॉफ्टवेयर के तौर पे रन हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अगर फीस का एक कंपोनेंट बनाया, एक एग्जाम का बनाया, एक रजिस्ट्रेशन का बनाया, तो 3 कंपोनेंट बन गए। तो मैं अगर चाहूं तो एक कंपोनेंट को उठा के अलग से किसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूं और उसको चला लूं, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब 3 कंपोनेंट मैंने बनाए तो तीनों ही किसी सिस्टम पे जाके मैं रन करूंगा तो चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे, तो फिर कंपोनेंट ना हुए, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पार्ट होता है, सब पार्ट होता है उस एप्लीकेशन का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है, रन हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है, तब वो मॉड्यूल कहलाएगा, तभी वो रीयूजेबल कंपोनेंट कहलाएगा। तभी हम रीयूज का मतलब ये कि मैं कहीं भी उठा को कॉपी करके उसको ले जाऊं और किसी दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल कर लूं। ये ना हो कि जी हम देख रहे थे डिपेंडेंसी इन्वर्जन, और मैं ये बता रहा था कि जो कंपोनेंट्स या मॉड्यूल की आपस में डिपेंडेंसी है वो अपने कोशिश करनी है कम से कम हो मॉड्यूल्स की,
लेकिन अगर एक मॉड्यूल है, एक कंपोनेंट है, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, या बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनकी आपस में डिपेंडेंसी जो है वो हाई होनी चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंसी का मतलब कि उनकी रेलिवेंस, कि एक का आपने मिसाल के तौर पे फीस का एक कंपोनेंट बनाया, तो फीस के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनका ताल्लुक फीस के साथ ही होना चाहिए। ये ना हो कि जो फीस का कंपोनेंट है तो उसके अंदर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन की ये क्लास पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम है तो उस क्लास को वहां से निकालें और उसका जो रेलिवेंट जो उसका मॉड्यूल है वहां पे उसको डालें जाके, ठीक है जी। हाँ जी यार, हो गया क्लियर के दोबारा रिपीट करूं कुछ? सर यस सर, मैं अभी क्लियर। अभी अभी आई हूँ सेकंड मीटिंग। अच्छा, मैंने चलो खैर रिकॉर्ड भी हो गया। मैंने ये कहा कि जो मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स की आपस में डिपेंडेंसी है वो कम से कम होनी चाहिए, और एक मॉड्यूल के अंदर जितनी भी आपने क्लासेस फंक्शंस बनाए हैं उनकी डिपेंडेंस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, उनकी रेलिवेंस या डिपेंडेंसी, ठीक है। कि एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का आपने कंपोनेंट बनाया तो उसके अंदर 5 क्लासेस हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो पांचों क्लासेस का ताल्लुक रजिस्ट्रेशन के साथ ही होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें एक ऐसी क्लास भी हो जिसका ताल्लुक फीस के साथ है। कौन सी असाइनमेंट? हाँ ठीक है। डेटाबेस की कल असाइनमेंट मैम ने चेक करनी है, सब बना के लाना, वरना मैं पर्सनली नेम बताऊंगी उनको। और खपा वो दिया क्वेश्चन मैम नंबर 5 का क्या करना है स्टार्ट के? वो उसी वो कंडीशन के बेस्ड है, 0 1 2 हाँ वो एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 तक, नई कंडीशन 0 से 2 तक की है, और मैंने उसी से हाँ वो तरीके से तो की। मुझे पता लग गया, ठीक हो गया। मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी आंसर उसका। सर आ गए। जी जी शाम तक आंसर सेंड कर दूंगा। सर आ गए। यस सर, कंटिन्यू करें। मुझसे लेके ओके। वेलकम बैक सर। सर का माइक ऑफ है। हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। कोई नहीं। सर डॉक्टर मदक आफ्ताब वाली बातें कर रहे हैं। क्या याद दिला दिया। आफी भाई का तो अपना स्वैग है। हाँ, लाखों में एक है भाई हमारा भाई तो। इतने बिच्छू। version. मांगी परी माइक बंद करना। सर का डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऑडियो सुन के गुस्सा नहीं करना। हेलो हेलो हेलो, सॉरी यस वेलकम बैक सर। यार, इट्स ओके सर। कौन? सॉरी सॉरी। अच्छा जी, अपने वेलकम टॉपिक बैक की तरफ सर। आते हैं। सॉलिड का जो था वो तो बेसिकली कुछ गाइडलाइंस थी कि आपने एक अच्छा डिजाइन बनाना जब है तो आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, या वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे एक अच्छा डिजाइन बनाने में। अब जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं या पैटर्न्स हैं वो क्या हैं? ये बिल्कुल जैसे हमने आर्किटेक्चर्स डिफरेंट पढ़े थे, तो जब आपने डिजाइन बनाने हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट मॉडल्स के ऑप्शन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक इनमें से कोई एक डिजाइन फॉलो कर लें, ठीक है जी। आज के जो लेक्चर में हमने पढ़ना है वो सिर्फ पहला ही पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। ओवरऑल हमने 7 डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। क्लाइंट सर्वर, एन टीयर या 3 टीयर, मैसेज बस आर्किटेक्चर, कंपोनेंट बेस्ड, डोमेन ड्रिवन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सर्विस ओरिएंटेड, ये ओवरऑल डिजाइन पैटर्न्स होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं जी। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर डिजाइन पैटर्न। क्लाइंट सर्वर जो है वो दुनिया में सबसे वाइडली यूज्ड मॉडल है। कोई बता देगा क्विकली जी क्लाइंट सर्वर क्या करता है या कैसे काम करता है? यस सर, इसमें एक सर्वर होता है और वो
जितने भी पीछे क्लाइंट होते हैं ना, उन सबको सर्वर कंट्रोल करता है, और उन्होंने जो क्लाइंट्स ने कोई भी काम करना होना तो वो सर्वर से परमिशन मांगते हैं, और सर्वर उनको परमिशन जो है वो होस्ट करता है और उनको अलॉट करता है, उनको अपनी उस काम के मुताबिक रिसोर्सेज अलॉट करता है, और फिर वो उस काम को परफॉर्म करते हैं, और ये वर्क करते हैं अंडर सर्वर इन सब के ऊपर जो है वो हेड होता है। कोई और बताएगा? मुझे थोड़ी सी ओसामा की डेफिनेशन से थोड़ी सी ना स्मेल आ रही है, यानी कि मेरा जो लग रहा है कि कुछ है इसमें, गलत है कुछ। सर मेरा इंटरनेट चला गया था, आपने उसके बाद क्या कराया डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के बाद? हमने 2 चैप्टर करवा दिए। कुछ नहीं है, सर तुम वीडियो बताया देख ना। लेना, कुछ नहीं और हुआ। जी क्लाइंट सर्वर को कोई और ब्रीफ करेगा? यस सर क्लाइंट सर्वर में एक्चुअली ये होता है कि हमने डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं जो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो एक सर्वर से कनेक्टेड जिधर मेन डाटा स्टोर होता है, डिफरेंट कोई भी डाटा एक्सेस करने के लिए क्लाइंट रिमोट एक्सेस देता है, उधर से परमिशन जब मिलती है तो फिर वो डाटा एक्सेस, सर जिस तरह ये हमारी वेबसाइट्स वगैरह होस्ट की और होती हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स उधर से एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है सर, और जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्लाइंट सर्वर सिस्टम यूज किया जाता है कि उनका डेटाबेस में सर्वर किसी और जगह पे होता है, डिफरेंट नेटवर्क बनाया होता है उन्होंने जिधर वर्किंग हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। अदील सैन मौजूद है 196? अदील सर जी फॉर सर, एग्जांपल जी जी जीमेल यूज करते हैं सर, तो हम सर्वर को बताते हैं कि इसको जीमेल सेंड करनी है, तो वो फिर आगे जीमेल सेंड करता है। ठीक है अदील, माइक ऑन है? जी जी सर। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया है कि क्या एक क्लाइंट एक वक्त में एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट होता है या एक से ज्यादा सर्वर के साथ भी कनेक्ट होता है? सर क्लाइंट एक वक्त में एक से ज्यादा सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है सर। मसलन मसलन ये कि सर वो फॉर एग्जांपल सर वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो कम्युनिकेशन के दौरान सर वो एक से ज्यादा भी जो है वो सर्वर्स के साथ जो है वो लिंक कर सकता है सर, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर वो कम्युनिकेशन कर रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो। हाँ ठीक है, सर ये होगी, डेफिनेशन तो हो गई। अब कोई एग्जांपल दो कि कैसे तुम करोगे, या तुमने कभी किया ये काम? सर एक सेकंड में, नीचे ना डोर लॉक हो रहा है, एक सेकंड में सर। क्या हो रहा है? सर जैसे सर फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं और साथ में हम फेसबुक भी यूज कर रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, बिल्कुल। जो आजकल सर मल्टी प्रोसेसिंग टास्किंग सिस्टम चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिस तरह हमने पढ़ा है सर, एक टाइम पे हम डिफरेंट वेब सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं। जी ऐसे ही है, जैसे डिफरेंट क्लाइंट्स जो है, डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और डिफरेंट सर्वर्स के डिफरेंट क्लाइंट्स भी होते हैं, या एक सर्वर के एक से ज्यादा क्लाइंट भी हो सकते हैं, या एक क्लाइंट के एक से ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपना लैपटॉप खोल के बैठे हैं तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, मिसाल के तौर पे आप जीमेल के साथ भी कनेक्ट हैं, अमेजोन के साथ भी कनेक्ट हैं, मिसाल के तौर पे MSN जो है हॉटमेल या माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है आप उसके साथ अटैच हैं, याहू के साथ अटैच हैं, तो जितने मर्जी सर्वर के साथ अटैच हो जाएं और एट ए टाइम जो मर्जी रिक्वेस्ट करते जाएं और वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अभी पहले किसने डिफाइन किया था? उसामा ने। हाँ, उसामा ने कुछ जो बताई थी डेफिनेशन, वो मुझे अब थोड़ी सी ज़हन से निकल गई। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो शायद परमिशन की बात कर रहा था, कि जो क्लाइंट है वो सर्वर से परमिशन लेता है, कुछ ऐसा ही था। यस सर, ऐसा ही था। ये परमिशन जो है ये उसकी रिक्वेस्ट है बेसिकली, कि वो मांग क्या रहा है। अब जरूरी नहीं है कि सर्वर रिक्वेस्ट उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी रिक्वेस्ट को ही पूरा कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो परमिशन को ही पूरा कर रहा है। ये तो एक टास्क हो सकता है, जैसे हम मिसाल के तौर पे अपने जीमेल के लिए लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो जब हम आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन या सबमिट का बटन दबाते हैं तो इसमें हम बेसिकली परमिशन ले रहे हैं उससे कि मैं जनाब आपके सर्वर के साथ या आपके जो भी डाटा है, आपके रिसोर्सेज हैं, उन तक एक्सेस लेना चाह रहा हूँ। तो उसका तरीका क्या है, मैं अपना आईडी पासवर्ड दूंगा, तो अगर वो ओके है तो सर्वर जो है मेरी उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और मुझे एक्सेस दे देगा, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद जो भी रिसोर्सेज मैंने उससे लेने हैं वो डिपेंड करता है कि सर्वर क्या क्या रिसोर्सेज देता है या क्या क्या सर्विसेज देता है। आपको पता है कि जैसे जीमेल है उसको हम बहुत पर्पसेज के लिए, जीमेल के जो सर्वर है उनको बहुत सारे पर्पसेज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सर्वर हो सकता है जहाँ जिससे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं,
कोई ऐसी है जहाँ से आप कोई सॉन्ग्स या मूवीज आप डाउनलोड कर रहे हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सर्विसेज ले रहे हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का एक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि चीज़ें ज़रा डिस्ट्रीब्यूट हैं डिफरेंट लोकेशंस के अंदर। आप क्लाइंट कहीं और बैठे हैं, सर्वर कहीं और मौजूद है, और आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो एक्वायर करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये उसका सिंपल सा आर्किटेक्चर है कि क्लाइंट सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, और ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये कैसे फॉर्म होता है या इसके पार्ट्स क्या हैं। सर्वर वो मशीन है जो कि आपके पर्पसेस को सर्व कर रही है, ठीक है, और दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद है। वो आमतौर पे हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट जो सर्वर्स हैं, और दूसरी तरफ क्लाइंट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा टाइप्स के भी हो सकते हैं। ये भी इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है। अब इसका मतलब कि एट ए टाइम 3 क्लाइंट्स इस सर्वर के साथ अटैच हैं और तीनों ही डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे पीसी भी है, लैपटॉप भी है, और सेलफोन भी है, टैब भी है, जो मर्जी आप डिवाइस आप यूज करना चाहें उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। जस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश होना ही काफ़ी नहीं है, और ये कनेक्शन जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस किसको पता है जी क्या है? सर वेरीफाई करना कि वो उसके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जिस तरह हम लॉगिन के लिए पासवर्ड और यूजर नेम यूज sir. करते हैं जीमेल पे सर वो चेक करता है एक्चुअली में कि वो उसके रिकॉर्ड में है कि नहीं। जी, ऑथेंटिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये चेक करता है सर्वर मशीन कि क्या जो क्लाइंट मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये एक लीगल यूजर है कि नहीं है। लीगल का मतलब कि लेजिटिमेट, सही यूजर है कि नहीं है, जाली तो नहीं है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं कि जिसका अकाउंट मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी ये मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे ही है कि जब आप आईडी पासवर्ड गलत देंगे तो वो फौरन पहचान जाता है कि ये मेरा लेजिटिमेट या लीगल यूजर नहीं है, लिहाजा वो आपको लॉगिन नहीं करता और आपको कहता है कि आपका आईडी या पासवर्ड गलत है। ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है जी। एक चीज है वैलिडेशन, एक होती है इनपुट वैलिडेशन। इवन इनपुट वैलिडेशन किसी को पता है जी क्या है? ये सर जो हम इनपुट कर रहे हैं उसको वो चेक करेगा कि ये सही है या नहीं है। ये कौन चेक करेगा? सर वो जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा सर्वर होगा जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेटाबेस होगी ना, सर्वर में हम उसमें रिक्वेस्ट ग्रांट करेंगे इनपुट करके, तो वो जो इनपुट हमने किया होगा वो उसको चेक करेगा। सर जो इनपुट हम देंगे वो चेक करेगा कि ये जो इनपुट है ये हमारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो वो चेक करता है कि ये ऑलरेडी अपलोड तो नहीं हुई। सर ये हमारी एप्लीकेशन होगी ना, ये वही चेक करेगी और वही वैलिडेट करेगी। वाह सर एक्चुअली में जो सर्वर होगा ना जो डेटाबेस। जी सर। क्या सर? जीआर ने तो बाकी सबसे मुख्तलिफ बात की है सर, मुझे जो समझ आई है ना वही की है। सर क्या क्या दिया उसने, हमें भी पता चले। सर अब समझ नहीं है इसने बोला क्या सर, ये कुछ ऑथेंटिकेशन का बोला है। मैंने इनपुट वैलिडेशन का पूछा था कि इनपुट वैलिडेशन जो है वो कौन करेगा, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों ने कहा जी सर्वर करेगा, जबकि जीआर ने कहा जी ये तो हमारी एप्लीकेशन करेगी। तुक्का ही लगा सर, नींद में बोल लगा सर। तुक्का नहीं। चलो तुक्का अगर लग गया तो अब इसमें से सही कौन सी है, कोई बताएगा? सर आई थिंक सर्वर ही करेगा। सर सर्वर वाली सही है, सर्वर वाली सर एप्लीकेशन भी करेगी, और कोई एप्लीकेशन के साथ अगर पंगे लेता है चेंजिंग करता है तो सर्वर भी आगे से करेगा। सर मुझे बस ये बात समझा दे, अगर सर्वर कैसे करेगा? इनपुट क्या सर्वर में दी जा रही है? ये लॉजिक वाली बात है। रिक्वेस्ट तो मिडलवेयर एप्लीकेशन पे होती है ना। लास्ट डे सर मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक था, तो उस पे आया था कि ये आप इसके बारे में सर्च ही नहीं कर सकते। उधर मतलब मैंने सर्च किया सर्च बॉक्स में और आ गया कि ये जो है इलीगल है। सर मेरी बात सुने सर, देखिए हम लोगों की जो इनपुट होगी अब वो हमारा सर्वर को तो नहीं दी जा रही ना। अच्छा बात ये है रिक्वेस्ट तो की बात जा खत्म रही है करने के लिए टाइम खत्म हो रहा है हमारा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बंदा सर्वर को। जी सर। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए हम इसको वाइंड अप करते हैं। मसला ये है कि दोनों की डेफिनेशन सही है।
ये जिन्होंने कहा कि सर्वर करेगा वो भी ठीक है, जिन्होंने कहा कि एप्लीकेशन करेगी वो भी सही है। अब जीआर मसला ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मिसाल के तौर पे आपने अपना आईडी और पासवर्ड दिया, वो क्या वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे रन हो रही है या सिस्टम सर्वर पे रन हो रही है? सर्वर पे सर। सर्वर पे हो रही है, तो इसका मतलब सर्वर यस ही सर, उसको राइट सर, रिस्पॉन्ड कर रहा है। और एप्लीकेशन करेक्ट। अगर कर रही है तो ये भी जवाब ठीक है, एप्लीकेशन ही कर रही है लेकिन एप्लीकेशन सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है। ये सर, यही तो मैंने कहा था सर जी। ब्राउजर के मैं अंदर चाहिए मैंने सर। सर मैंने भी यही कहा था, ब्राउजर के मैंने भी अंदर यही कहा आपने था। अगर क्रोम के अंदर या फायरफॉक्स के अंदर आपने जीमेल का पेज खोला हुआ है और वहां पे आप आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, तो क्या वो आपकी अपनी एप्लीकेशन है? नहीं, वो नो जीमेल सर, की एप्लीकेशन है और वो सर्वर पे होस्ट है, वहां से चल रही है, वो आपकी इनपुट वैलिडेशन करेगी। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। ये एक और इसका सर लेकिन जो इंटरफेस है मेल्स होती हैं या उसकी सर, डिटेल है कि जो सर अटेंडेंस कैसे? लेक्चर है अटेंडेंस अभी होगी। 3:30 पे? नो सर, नहीं है। नो सर। तो लेकिन आप सर कंप्लीट काम करा है, दो। काम है सर, वो जाना है कहीं, इजाजत दे दें तो चले जाते हैं। हाँ, जिसने जाना है वो चलो इसको सीआर को मैसेज कर दो रोल नंबर। सर जी मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। नहीं, वो चैट बॉक्स आज वाला हम नहीं ले रहे, वो अब्दुल मान को कर दो मैसेज रोल नंबर। चलो ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। ठीक, तो ओके सर, व्हाट्सएप अल्लाह हाफिज। जी बस 2 मिनट मुझे और चाहिए, अगर किसी ने जाना तो जा सकता है जी, कोई इशू नहीं। जी ये उसी का ही एक और मॉडल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिटेल में शो करने के लिए कि क्लाइंट सर्वर जो है कैसे काम करता है। कि क्लाइंट जो है वो कोई ना कोई कॉल करता है, प्रोसीजर कॉल, यानी कि कोई रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ से, और सर्वर उसको फिर वापस रिस्पॉन्ड करता है। अब ये डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे तो डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ आती हैं, और ये ऐसा पॉसिबल है कि एट ए टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो क्लाइंट जो है वो सर्वर को हिट करें या सर्वर की तरफ जाएं, और फिर सर्वर जो है उनको मैनेज करता है उन रिक्वेस्ट को। क्योंकि तमाम रिक्वेस्ट जो हैं वो एक फॉर एग्जांपल जैसे है क्यू है, इस फॉर्मेट में उसके पास आएंगी और जो रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले सर्व होगी। लेकिन ये जरूर है कि जब एट ए टाइम एक से ज्यादा रिक्वेस्ट जितनी बढ़ती जाएंगी सर्वर पे, उतना ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो होती जाएगी। ये आपको पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जैसे लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है जिस दिन, उस दिन सारी दुनिया पर रिजल्ट देखने की कोशिश करती है, तो यकदम सारे क्लाइंट्स लाखों की तादाद में सर्वर को हिट करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वर एक मशीन है और मशीन की एक कैपेसिटी है काम करने की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रैफिक हो तो जाता एट ए टाइम जितनी ट्रैफिक कम होगी उतना ही वो फास्ट परफॉर्म करेगा, जितनी ट्रैफिक जितनी रिक्वेस्ट ज्यादा आएगी उतना ही उसका रिस्पॉन्स रेट लो होता जाएगा। ये उसकी सारी कहानी है जी क्लाइंट सर्वर की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। बस जी, मैंने सिर्फ 2 मिनट ही आपके एक्स्ट्रा लिए। ठीक है जी। यस सर। जी